नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे सीजी कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा होने वाली है 14 सितंबर को, उसकी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, उसकी एमसीक्यूज़ की क्लास है। 6वें नंबर की ये क्लास है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का, काफ़ी अच्छी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर लिए हैं उनको लिखित परीक्षा में बैठने के लिए, रिटर्न एग्जाम में अपेयर होने के लिए व्यापम की साइट पे फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। और लास्ट डेट है 25 से 27। 27 है, अब 25 ही मान लो। तो जिन लोगों ने भी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर लिए हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, वो व्यापम के साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर ले, तभी आप रिटर्न एग्जाम में अपेयर हो पाओगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज की क्लास को चालू करते हैं। आज की हमारी क्लास है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आज के क्वेश्चन बहुत जबरदस्त टाइप से हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा क्लास में, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो लॉर्ड कर्जन जब वायसराय थे तो कौन कौन सी घटना घटी थी और कौन सी नहीं घटी थी? तो बंगाल का विभाजन तो कर्जन नहीं किया था, कब? 1905 में। बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था 1905 में, ठीक है। पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी अधिनियम 1904 के दौरान। दिल्ली दरबार लगाए थे 1903 के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, डफरीन के समय। किसके समय? डफरीन के समय, है ना। तो कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के समय नहीं हुई? ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, डफरीन के समय। बंगाल विभाजन किए थे लॉर्ड कर्जन कब? 1905 को, ठीक है। पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में, है ना। दिल्ली दरबार, भारत में 3 बार दिल्ली दरबार लगा है। एक बार 1877 में, ठीक है, महाराज की केसरी, ब्रिटेन की महारानी को केसरी हिंद की उपाधि देने के लिए, है ना। 1903 में ब्रिटेन के राजा और महारानी को सम्राट और सम्राज्ञी की उपाधि देने के लिए, फिर 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने के लिए और फिर से उपाधि देने के लिए। जो सबसे जबरदस्त दिल्ली दरबार था वो 1903 का दिल्ली दरबार था, बहुत भव्य दिल्ली दरबार था, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। होम रूल लीग की स्थापना कौन सी घटना के दौरान की गई थी? तो आप लोग बताइए। होम रूल लीग बना 1916 में, ठीक है। कौन? तिलक और एनी बेसेंट बनाए। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग चालू किया, तिलक और एनी बेसेंट ने। क्यों? स्वशासन पाने के लिए, स्वशासन की स्थापना के लिए, आजादी के लिए बोल सकते हो। तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में, 1916 में, ठीक है। तो 1900 बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, है ना। 1906 कांग्रेस अधिवेशन 1906 ही है, तो कब हुआ? 1916। 1914 से 18 के बीच आएगा। तो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई। जो एनी बेसेंट थी वो कहां से थी? आयरलैंड से थी। कहां से? आयरलैंड से थी, है ना। 1893 में भारत आई थी और भारतीयों को बोली थी कि मैं तुम में से ही एक हूं। और एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। ये हो गया। तो एनी बेसेंट आयरलैंड में क्या देख के आई थी? होम रूल आंदोलन देख के आई थी। वही होम रूल आंदोलन को जो वो आयरलैंड में देखी थी उसको भारत में चलाई कब? 1916 में। 2 होम रूल चला, एक तिलक का, एक एनी बेसेंट का होम रूल चला, ठीक है। तो होम रूल लीग की स्थापना पूछता है कौन किए थे? तिलक और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट में इसको आयरलैंड से देखा था और यहां पे उसको लागू किया था, स्वशासन के लिए, स्वराज के लिए, आजादी के लिए था। 1893 में यहां आई थी, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी, कौन? एनी बेसेंट, ठीक है। यहां तक हो गया। चलिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीतल में क्या होता है? पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो
तो बताइए भाई, पीतल किसका मिश्र धातु होता है? पीतल होता है तांबा और जिंक का मिश्र धातु। किसका? तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है, ठीक है ना। पीतल क्या होता है? सोने की तरह चमकता है, सोने की तरह चमकता है, इसीलिए सजावटी सामान बनाया जाता है इससे, है ना, सजावटी सामान, ठीक है। पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रण। चलो, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु बताइए। तरल अवस्था में कौन सी अधातु है? कौन सी अधातु है ना। धातु बोलेगा तो पारा, धातु बोलेगा तो पारा, अधातु बोलेगा तो क्या? ब्रोमीन। ब्रोमीन सामान्य तापमान में अधातु जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तरल, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांच क्या होता है? कांच क्या होता है भाई? कांच होता है अतिशीतित द्रव। क्या होता है? अतिशीतित द्रव। जब कांच को बनाया जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, फिर उसको क्या होता है? वो सूख के ठोस होता है। तो कांच क्या है? बहुत अतिशीतित द्रव है जो ठंडा होने से जम गया है ना। कांच क्या है? अतिशीतित द्रव। कांच बनाने के लिए, है ना, सिलिका और भी जो उसके एलिमेंट उनको बहुत उच्च तापमान में गर्म किया जाता है, जिससे वो लिक्विड में बदलते हैं और ठंडा होने से क्या बनते हैं? कांच बनते हैं। तो कांच होता है अतिशीतित द्रव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? सीसा, लेड। लेड क्या है? एक हानिकारक प्रदूषक है ना, लेड। तो सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है गैलेना। गैलेना से सीसा निकाला जाता है, ठीक है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का, है ना। सबसे टॉप क्वालिटी का होता है लोहा। कौन? मैग्नेटाइट। और इसमें चुंबकीय गुण होते हैं, चुंबकीय गुण होते हैं, इसीलिए नाम है मैग्नेटाइट, ठीक है। सीडेराइट क्या है? ये भी लोहा है, ये भी लोहा है, सीडेराइट भी, ठीक है, पर ये निम्न क्वालिटी का लोहा है। मैग्नेटाइट, हेमेनाइट, है ना, सीडेराइट और लिमोनाइट, ठीक है। तो सबसे टॉप क्वालिटी का लोहा होता है मैग्नेटाइट, हाँ। उसके बाद सीडेराइट भी लोहा है। और सीसा का अयस्क क्या है? गैलेना, है ना। जो वाहन चलते हैं उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें सबसे प्रदूषण देता है कौन? लेड। इसीलिए अनलीटेड पेट्रोल डाला जाता है, ठीक है। तो सीसा का अयस्क है गैलेना। दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा जो आरक्षक का पेपर होने वाला है उसके लिए कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। कोर्स है मात्र 799 में। अगर आपको कोर्स के संबंध में जानकारी चाहिए तो आप संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पे संपर्क कर सकते हैं। इस कोर्स में दोस्तों आपको रिकॉर्डेड अपडेटेड वीडियो मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको आप प्रिंट करा सकते हो। जो भी आप एमसीक्यूज देख रहे हो उसके पूरे वीडियो आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, जो आप यहां एमसीक्यूज देख रहे हो उससे और उन्नत संस्करण और अच्छे संस्करण में आपको क्या मिल जाएगा? टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। एक चीज याद रखना, किसी भी तैयारी को पुख्ता करने के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है, और यही प्रैक्टिस क्या है? टेस्ट सीरीज है। तो आप जितना भी पढ़े हो अगर उसमें और 4 चांद लगाना चाहते हो तो आप जरूर टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज मात्र आपको 149 रुपए में मिल जाएगा। टोटल 20 टेस्ट मिलेंगे जिसमें 5 मॉडल पेपर और 15 सब्जेक्ट वाइज होंगे, ये भी अपडेटेड है। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। दोस्तों, जो हमारी बहुप्रतीक्षित और ऐतिहासिक भर्ती है ना, शिक्षक भर्ती, उसकी भी क्लास हमारे द्वारा चलाई जा रही है। सहायक शिक्षक भर्ती की क्लास मात्र 999 में, अपडेटेड नोट्स और पीडीएफ मिल जाएगा। सीजी टेट जो फरवरी में होने वाला है, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए, पेपर 1 और 2 के लिए सीजी टेट की भी क्लास मात्र आपको 999 रुपए में मिल जाएगी। और दोस्तों, हमारी संस्था का नंबर है 8770123687। अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप संस्था के मोबाइल नंबर से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ, ताकि कोई भी अगर नया वीडियो डाले तो जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी संस्था का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। आप उसके द्वारा भी हमसे संपर्क साध सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस मतलब ऐसा स्टील जो जंग नहीं लगता। स्टील जो रेल की पटरी होती है वो प्योर स्टील है। रेल की पटरी जो रॉड देखते हो वो प्योर स्टील है। स्टेनलेस स्टील जिसको बोलते हैं, स्टील जो आप बर्तन जिस पे खाना खाते हो वो स्टील तो है लेकिन प्योर स्टील नहीं है, वो स्टेनलेस स्टील है। तो स्टेनलेस स्टील बनता है क्रोमियम, कार्बन और आयरन से। ये कई बार पूछा है, रेलवे एसएससी का ये पेटेंट क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है? क्रोमियम, कार्बन और आयरन से, ठीक है।
तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम क्या काम करता है? क्रोमियम जंग से बचाता है, जंग से बचाता है, ठीक है, जो जंग ना लगे इसीलिए क्रोमियम डाला जाता है। उसके बाद कार्बन क्या करता है? कार्बन मजबूती प्रदान करता है, कार्बन क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद निकिल भी डलता है इसमें। निकिल, निकिल क्या करता है? स्टेनलेस स्टील को लचीला बनाता है, जिससे कोई भी बर्तन या आकार दिया जा सके, है ना। तो ये पूछा जाता है, ये भी पूछा है, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का क्या काम होता है? यही जंग से बचाता है स्टील को, है ना। कार्बन मजबूत और कठोर बनाता है, पर कार्बन के कारण जंग लग सकता है ना। निकिल क्या करता है? इसको लचीला बनाता है। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? क्रोमियम, कार्बन, आयरन, निकिल, निकिल और ये सब कम मात्रा में रहते हैं, क्रोमियम और कार्बन मुख्य रहता है, ठीक है। जो आपके स्टील के बर्तन है वो स्टेनलेस स्टील है, एसएस बोलते हैं, एसएस, है ना। और जो रेल पटरी देखते हो आप काली काली, वो ओरिजिनल स्टील है, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित क्रांतियों को उनके प्रभाव क्षेत्र से मिलान करिए, कौन सी क्रांति किससे है? ऐसे क्वेश्चन को जहां से अटैक कर सकते हो वहीं से करो। मेरे को पता है श्वेत क्रांति, है ना, दूध उत्पादन के लिए, हरित क्रांति अनाज उत्पादन के लिए, पीली क्रांति दलहन उत्पादन के लिए और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। हमारे यहाँ राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन जी का जन्मदिन रहता है और उसी दिन विधि दिवस भी रहता है, संविधान दिवस, ठीक है। तो इस अनुसार ऑप्शन क्या होगा? इस अनुसार ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नीली क्रांति मछली पालन के लिए, पीली क्रांति दाल पालन के लिए, उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दूध से और हरित क्रांति अनाज। दूध किसका उदाहरण है दोस्तों? पायसन का उदाहरण है, दूध पायसन का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ये कई बार पूछा है, आगे भी पूछेगा। नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 12 जुलाई 1982 को। कौन सी समिति बोली? शिव रमन समिति, शिव रमन समिति की अनुशंसा पर, है ना। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड है ना, कृषि और ग्रामीण विकास का सर्वोच्च बैंक, कृषि और ग्रामीण विकास का सर्वोच्च बैंक है। ये किस प्रकार का बैंक है? ये विकासात्मक बैंक है। कैसा है? विकासात्मक बैंक है ना। नाबार्ड में पूरी पूंजी किसकी है? नाबार्ड में पूरी पूंजी है केंद्र सरकार की। इसको बनाया कौन था? केंद्र सरकार और आरबीआई मिलकर बनाए थे, लेकिन आरबीआई अपना पैसा निकाल लिया, अभी पूरी पूंजी है केंद्र सरकार की, ठीक है। ये विकासात्मक बैंक है। विकासात्मक बैंक मतलब इसका मुख्य उद्देश्य विकास करना है ना। ये ग्रामीण बैंक को लोन देता है, सहकारी बैंक को लोन देता है और खेती और ग्रामीण विकास के लिए लोन देता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर। यह भी बहुत, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं? किस प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। कौन से उद्योगों को ऋण प्रदान किए जाते हैं? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण प्रदान किया जाता है। क्या होता था जब ये योजना नहीं थी, है ना, तो जो छोटे दुकानदार हैं, जैसे फल वाले, सब्जी वाले, मोबाइल शॉप वाले, इनको ऋण मिलने में बहुत तकलीफ होती थी। ऋण केवल बड़े उद्योगों को मिला जाता था। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ऋण प्रदान के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चालू की गई। क्या की गई? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत बिना कम कागज के, मतलब कम कागज के, ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं, बिना गारंटी के क्या मिल जाता है? ऋण मिल जाता है उद्योगों को अपना काम चलाने के लिए। और हमारी अर्थव्यवस्था को एक्चुअल में चलाता कौन है? यही छोटे उद्योग चलाते हैं, ठीक है। तो भैया इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। ये प्रारंभ कब हुआ ये भी पूछा जाता है। ये प्रारंभ हुआ मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुआ मुद्रा योजना, ठीक है। इसमें कितने प्रकार के ऋण मिलते हैं? इसमें 4 प्रकार के ऋण मिलते हैं। पहला ऋण मिलता है जिसको बोलते हैं शिशु ऋण, कितना? 50,000 तक, ठीक है, 50,000 तक। शिशु के बाद किशोर ऋण, कितना? किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख तक, ठीक है। किशोर के बाद आएगा तरुण ऋण, तरुण ऋण 5 लाख से कितना मिलेगा? 10 लाख तक। अब तरुण के बाद आएगा तरुण प्लस ऋण, कितना? तरुण प्लस 10 लाख से 20 लाख तक। ये इस साल के पीएससी का क्वेश्चन था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम ऋण कितना मिलेगा?
10 लाख से 20 लाख तक। पहले ये 3 कैटेगरी थी, है ना, 2024 में इसको नया जोड़ा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे उद्योगों के लिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, एमएसएमई डिपार्टमेंट, उसको मिलेगा। ठीक है, छोटे और मध्यम उद्योगों को 4 कैटेगरी में मिलता है। प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 से हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट करते हैं दोस्तों। डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है? डिस्क मतलब हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में डेटा कैसे स्टोर होता है? हार्ड डिस्क ऐसे डब्बा रहेगा, डब्बे के अंदर एक सीडी लगी रहेगी और इसी सीडी में क्या होगा, आपका डेटा स्टोर होगा। तो डेटा स्टोर कैसे होता है? जो डेटा स्टोर होता है, सबसे छोटा इकाई होता है सेक्टर, है ना। सेक्टर से बड़ा होता है ट्रैक और ट्रैक से बड़ा होता है सिलेंडर, है ना। सिलेंडर ट्रैक में बटा होता है और ट्रैक सेक्टर में बटा होता है। तो ऑप्शन डी, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे हमेशा पूछता है डिस्क में डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर के बाद ट्रैक, ट्रैक के बाद सिलेंडर। ठीक है, ग्रेटर देन का चिन्ह लगा है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? तो बताइए भाई, गूगल का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? एंड्रॉइड है, क्रोम है, जीमेल भी है। कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? iOS नहीं है, ये नहीं है। ये किसका है? एप्पल। एप्पल मोबाइल चलता है इससे। ठीक है, एप्पल मोबाइल का जो APPLE है ना, एप्पल मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है मैक iOS। क्या? MAC, मैक iOS। आप जो एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हो वो है गूगल का। जो क्रोम चलाते हो, क्रोम क्या है? सर्च इंजन, वो है गूगल का। जो जीमेल है, जीमेल क्या है? मेलिंग साइट, ये भी गूगल का है। ठीक है, तो ये सब गूगल के हैं, है ना। गूगल की स्थापना कब हुई? गूगल की स्थापना हुई 1998 में। गूगल की स्थापना हुई 1998 में। इसके CEO कौन है? सुंदर पिचई। कौन? सुंदर पिचई, है ना। देखो भाई, सुंदर पिचई। ठीक है, पूरे भारतीय लोग धूम मचा रहे हैं। गूगल 1998 में बना, CEO कौन है? सुंदर पिचई। और ये सब गूगल के प्रोडक्ट है। अब गूगल का मालिक कौन है? गूगल का जो मदर कंपनी है, गूगल की मदर कंपनी कौन है? ये पूछा गया रेलवे में। गूगल की मदर कंपनी है अल्फाबेट। कौन? अल्फाबेट। अल्फाबेट इंक, गूगल की मदर कंपनी। ये जो अल्फाबेट इंक है, यही गूगल को नियंत्रित करती है, चलाती है। इसके अंदर और भी बहुत सारी कंपनी है। तो एक बार पूछा था, गूगल का मदर कंपनी या उससे उसका मालिक कंपनी कौन है जो उसको नियंत्रित करता है? वो है अल्फाबेट इंक। 2015 में पुनर्गठन करके, गूगल को पुनर्गठन करके उसकी मदर कंपनी बना दी गई अल्फाबेट इंक। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो याद रखिएगा, एंड्रॉइड, क्रोम, जीमेल, है ना, ये सब गूगल के प्रोडक्ट हैं। ठीक, लेकिन iOS, मैक iOS, ये एप्पल मोबाइल में चलता है, मैक का प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 में, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 ईस्वी में कहां हुआ? तो आपको पता है, कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किया था, कौन? बेलगाम। बेलगाम कर्नाटक में, बेलगांव कर्नाटक के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। उसके बाद कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। ठीक है, तो भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इतना पूछता था कि पूछो मत। तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जहां महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की, बेलगाम कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया? ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। कब? 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 को वापस आए। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। क्या? प्रवासी दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अब 9 जनवरी 15 को वापस आए। उसके बाद 1917 में पहला आंदोलन किया, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, किस प्रथा के विरोध में? 3 कठिया प्रथा। क्या?
तीन कठिया प्रथा, तीन कठिया प्रथा के विरोध में भारत में पहला सफल सत्याग्रह। देखो, गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया? डरबन में, है ना, डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, डरबन में किया। और भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहां? बिहार में। किस प्रथा के खिलाफ? तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा किसके लिए थी? नील खेती करने के लिए, नील की खेती के लिए, खेती के विरोध में, नील की खेती के विरोध में। क्या होता था? तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग में, किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती करना आवश्यक था, और किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। अंग्रेज बोलते थे तुम नील की खेती करो, जितना तुम्हारा भूमि है उस भूमि के 3/20 भाग में क्या करो? नील की खेती करो, है ना। लेकिन किसान क्या करते थे? नहीं करना चाहते थे, तो अंग्रेज जुल्म कर रहे थे। तो इस प्रथा को खत्म करने के लिए, नील की खेती प्रथा को खत्म करने के लिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए। कौन? महात्मा गांधी, जो भारत में उनका पहला सत्याग्रह था, ठीक है। इनको बुलाया कौन था? इनको बुलाए थे राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल बुलाए थे इस आंदोलन के लिए, ठीक है। कहानी सुनो, राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कब मिले थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले, ठीक है। गांधी जी से राजकुमार शुक्ल, है ना, राजकुमार शुक्ल 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जहां समझौता हुआ, है ना, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, सॉरी, हाँ, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में मिले, और वहां से गांधी जी को बोले कि आप बिहार चंपारण आइए। क्यों? क्योंकि वहां तीन कठिया प्रथा के तहत क्या हो रहा है? किसानों पर अत्याचार हो रहा है। तो तीन कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए गांधी जी गए चंपारण सत्याग्रह करने के लिए, और सफल सत्याग्रह था, ठीक है। यहां तक हो गया। तो पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह पता चल गया आप लोगों को। अब एक पूछता है, गांधी जी ने प्रथम हड़ताल, प्रथम भूख हड़ताल कब की? तो गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल 1918 में किसके लिए? अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए की थी। याद रखना, प्रथम सत्याग्रह 1917, प्रथम भूख हड़ताल 1918, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए, ठीक है। चलिए, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह। चौरी चौरा की घटना कब हुई? तो आपको पता है, बहुत फेमस घटना चौरी चौरा कांड, 4 फरवरी 1922 को। क्या हुआ? 4 फरवरी 1922 को कहानी क्या हुई? असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो जो असहयोग आंदोलनकारी हैं, है ना, वो गोरखपुर में आंदोलन कर रहे थे। तो पुलिस ने उस आंदोलन को रोकने की कोशिश की और उन पर गोली बरसा दी। तो क्या हुआ? जो आंदोलनकारी है वो भड़क गए और पुलिस चौकी को ही आग लगा दिए, जिससे 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए। चूंकि असहयोग आंदोलन किनका था? असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी का, और महात्मा गांधी अहिंसा के परम पुजारी थे, और उनके आंदोलन के समर्थकों ने क्या किया? हिंसा कर दिया, पुलिस वाले को मार दिया। तो गांधी जी बहुत नाराज हुए और असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। जैसे ही यह घटना हुई, चौरा चौरी कांड, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए और बोले कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है असहयोग आंदोलन चलाना। क्यों? क्योंकि इसमें इन लोग क्या किए? हिंसा में उतर गए, ठीक है। जबकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तो चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर पुलिस चौकी में, है ना, चौरा चौरी में, गोरखपुर में चौरा चौरी नामक स्थान पर क्या किए? पुलिस चौकी में असहयोग आंदोलनकारियों ने आग लगा दी, 22 पुलिस वाले जल के मर गए, और ये जो अहिंसक आंदोलन था वो हिंसा में बदल गया, ठीक है। चलिए, कई बार पूछता है कौन से आंदोलन को गांधी जी ने अपनी बड़ी गलती मानी है? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने अपनी बहुत बड़ी गलती मानी। क्यों? क्योंकि उसमें हिंसा हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद में संयुक्त सत्र की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो संसद में संयुक्त अधिवेशन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 108। क्या? संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदन का एक साथ बैठक होता है, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन कब नहीं होगा? किन विषय में संयुक्त अधिवेशन कब नहीं होगा, है ना, यह भी पूछा जाता है।
पहला, संविधान संशोधन विधेयक में, संविधान संशोधन विधेयक में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। और दूसरा, धन विधेयक में, धन विधेयक में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। ये याद रखना। अनुच्छेद 108 के अनुसार कौन बुलाता है संयुक्त बैठक? राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। जब राज्यसभा और लोकसभा को एक साथ बैठा के काम करवाएगा तो अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन क्या करता है? आहूत करता है। पर किन दो विषयों में कभी संयुक्त बैठक नहीं होगा? संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक। क्यों? क्योंकि धन विधेयक को राज्यसभा पारित करे ना करे, लोकसभा पारित मान लेती तो उसमें तो बैठक होने की जरूरत है ही नहीं। संविधान संशोधन विधेयक में इसलिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकता क्योंकि संयुक्त बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं वो साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। अगर संयुक्त बैठक कराओगे संविधान संशोधन विधेयक में तो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545। राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 245। ठीक है, तो मान लो अगर साधारण वोटिंग कराओगे तो इन लोग पूरे के पूरे वोट डालेंगे तो भी हार जाएंगे। तो इसीलिए संविधान संशोधन बैठक में, विधेयक में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती। ठीक है, यहां तक आ गया। संयुक्त बैठक कब होती है? जब कोई विधेयक में दोनों सदन में मतभेद हो, जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पास हो गया हो, दूसरा सदन उसको पास ना कर रहा हो, कोई संशोधन में दोनों में मतभेद हो, तब संयुक्त बैठक होती है। और संयुक्त बैठक कब होती है? जब कोई विदेशी मेहमान आए और हमारे सदन को संबोधित करना चाहे। और संयुक्त बैठक कब होती है? जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दे। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखना। संयुक्त बैठक मोस्ट इंपॉर्टेंट। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। वो नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष। वो नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति। उपसभापति। और वो भी नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? चुनेंगे, तुरंत चुनेंगे। ठीक है, तो लोकसभा का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, वो नहीं रहेगा तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, वो नहीं रहेगा तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, पर वो अध्यक्षता नहीं करेगा। राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता कर सकता है। ये चीज याद रखेगा। लोकसभा अध्यक्ष, वो नहीं तो उपाध्यक्ष, वो नहीं तो राज्यसभा का उपसभी, और वो नहीं है तो किसी आदमी को चुना जाएगा तत्काल। ठीक है, तो अनुच्छेद 108, निम्नलिखित में से किसे संसद द्वारा बर्खास्त या महाभियोग नहीं चलाया जा सकता? किसको हटाने के लिए महाभियोग नहीं चलाया जाएंगे? आपको पता है महाभियोग शब्द केवल किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए होता है ना। इन दोनों के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महाभियोग जैसी प्रक्रिया से इनको हटाया जाएगा। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार पद धारण करता है ना। इच्छा अनुसार या प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। तो इसको राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। इसको राष्ट्रपति बनाता है और राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। तो इसको हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं है। तो कौन आएगा? ऑप्शन डी। भारत के अटॉर्नी जनरल को महाभियोग से नहीं हटाते, उसको राष्ट्रपति नॉर्मल हटा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और महालेखा परीक्षक या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सबको हटाने के लिए क्या? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, है ना। अभी जस्टिस वर्मा के खिलाफ आ गया है महाभियोग जैसी प्रक्रिया, है ना। सदन ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन लोग को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं? बताइए, इसमें भूकंप की तीव्रता किसके मापेंगे आप? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से एक्चुअल में मापा जाता है भूकंप के तरंगों को। किसको? तरंगों को। और तीव्रता किससे मापते हैं? रिक्टर स्केल से, है ना। रिक्टर स्केल से, रिक्टर स्केल या रिक्टर स्केल से तीव्रता मापते हैं। ठीक है, चलिए। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है भैया वो है सूर्य। सबसे नजदीक पूछा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है वो सूर्य है। और सूर्य के बाद
सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम का तारा है आपका सूर्य, और सूर्य के बाद जो सबसे निकटतम तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये पूछा जाता है। तो जितने भी है भैया तारे हैं, सूर्य है ना, सूर्य भी तारा है जो, और आप तारे देखते हो वो भी तारा है। तो देखो जो छोटा छोटा तारा हमको इतना दूर दिखाई देता है वो कितना दूर होगा हमसे, है ना। चलिए, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? सूर्य का तापमान, सूर्य है ना, सूर्य प्लाज्मा से बना हुआ है, ठीक है। तो सूर्य का जो बाहरी तापमान है, इस क्षेत्र का तापमान, प्लाज्मा मतलब जेली जैसा, सूर्य जो बाहरी तापमान है इसका तापमान है 6000 अंश सेंटीग्रेड। कितना है? 6000 अंश सेंटीग्रेड, ठीक है। या फिर कितना? हाँ, 6000 अंश सेंटीग्रेड है, ठीक है। सूर्य के बाहरी पृष्ठ का तापमान। अगर आप सूर्य के केंद्र का तापमान पूछोगे, केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर इसको फ़ारेनहाइट में नापोगे तो कितना फ़ारेनहाइट आएगा? 27 मिलियन फ़ारेनहाइट। 27 मिलियन फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलो, ये हो गया बाहरी पृष्ठ का तापमान 6000 अंश सेंटीग्रेड, केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, बाहरी अगर इसी को नापोगे आप फ़ारेनहाइट में तो 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। यहां तक हो गया। चलिए, अब इसमें देख लेते हैं सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब जुड़ना। जब हाइड्रोजन के चार, किसके? हाइड्रोजन के 4 नाभिक जुड़कर, है ना, हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं, तब कौन सी क्रिया संपादित होती है? नाभिकीय संलयन। तो हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर जब हीलियम बनाएंगे तो बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत ज्यादा प्रकाश विमुक्त होगी, और वही कारण है कि सूर्य प्रकाशित होता है। तो सूर्य के चमकने का कारण और ऊर्जा देने का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है, ठीक है। यहां हाइड्रोजन के 4 नाभिक जुड़कर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं, ठीक है। तो सूर्य के ऊर्जा देने का कारण है नाभिकीय संलयन, ठीक। एक होता है परमाणु बम। परमाणु बम, ठीक है। यह किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन। किसमें? नाभिकीय विखंडन। जब नाभिक टूटकर हीलियम यूरेनियम के नाभिक टूटकर अलग नाभिकों में बंटते हैं तो भी बहुत ज्यादा ऊर्जा और प्रकाश विमुक्त होती है। तो परमाणु बम जो काम करता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। और परमाणु बिजली घर भी इसी काम पर, परमाणु बिजली घर भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु ऊर्जा और परमाणु बिजली घर दोनों नाभिकीय विखंडन, ठीक है। अब हाइड्रोजन बम और सूर्य, हाइड्रोजन बम और सूर्य ये किस सिद्धांत पर काम करते हैं? नाभिकीय संलयन। किस पर? नाभिकीय संलयन पर, ठीक है। परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर, आज तक इफेक्ट है। सोचो कितना खतरनाक होता है परमाणु बम। उससे 10 गुना खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। उत्तर कोरिया के पास है हाइड्रोजन बम, सोचो फोड़ दिया तो क्या होगा। हम तो परमाणु बम में ही है, उत्तर कोरिया हाइड्रोजन बम में है ना, ठीक है। जिम कोम क्या नाम है उसके, तानाशाह का। तो हाइड्रोजन बम और सूर्य ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, परमाणु बम और परमाणु बिजली घर नाभिकीय
विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं, यह भी पूछा गया था। ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है, चलो, उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है ना। उच्चतम कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट है, जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% तक होता है, और इसमें जल वाष्प बहुत कम होता है ना। तो एंथ्रेसाइट कोयला जलाने से कार्बन बहुत है तो बहुत ज्यादा ताप मिलता है और बहुत देर तक जलता है। जल वाष्प कम होने से इसमें धुआं कम होता है और प्रदूषण कम होता है। ठीक है, तो सबसे टॉप क्वालिटी का कौन सा? एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और फिर पीट कोयला। तो इसी क्रम में आपको याद रखना है, ए से एंथ्रेसाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट और सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पीट कोयला, है ना। इसमें 40% तक कार्बन होता है, इसलिए ज्यादा देर नहीं जलता। ठीक है, चलो, हमारे यहां अधिकतम बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। ठीक, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर। प्लॉटर में बड़े बड़े क्या फ्लैक्स प्रिंट करते हैं, आउटपुट डिवाइस है। फैक्स मशीन से प्रिंट निकलता है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मल्टी फंक्शन प्रिंटर, प्रिंटर से आउटपुट निकलता है। वेब कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस। वेब कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस। कैमरा क्या करता है? रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में भेजता है। तो वेब कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस। और कैमरे के वीडियो को किसमें देखोगे? मॉनिटर में। तो मॉनिटर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन 1,00,000% श्योर है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। प्रिंटर दो होते हैं, एक होता है इंपैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर जो प्रिंट करते समय कागज को छुए, कागज पे उसका हेड टच हो बार बार, इंपैक्ट डाले बार बार, वो है इंपैक्ट प्रिंटर। और जो प्रिंटर प्रिंट करते समय कागज को ना छुए, ऊपर से ही प्रिंट कर दे, वो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डीएमपी, ये प्रिंटर आप देखे हो, बताऊं कहां? बैंक में जो आपका पासबुक प्रिंट होता है, बैंक में जो पासबुक प्रिंट होता है, वही है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, चलिए, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा है? इंपैक्ट। उसमें पासबुक को डालोगे, पासबुक को टच कर करके प्रिंट करता है। कई बार उसका हेड इतने जोर से पड़ता है कि कागज में ही गड्ढा हो जाता है। तो कौन सा है ये? इंपैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, 3D प्रिंटर, ये सब नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। कागज ऐसे रखा रहेगा, ऊपर क्या लेजर ऐसे आएगा, स्याही छिड़केगा और चले जाएगा, पेपर को छुएगा नहीं, है ना। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? कीबोर्ड माउस की तरह कार्य करता है लेकिन पूरा नहीं करता। ठीक है, लाइट पेन माउस की तरह कार्य नहीं करता, उससे आप लिख सकते हो। ट्रैक बॉल माउस की तरह कार्य करता है। ठीक है, पहले क्या होता था, ऐसे माउस आते थे, माउस के नीचे एक रबड़ बॉल लगे रहता था, और ये जब आप माउस को इधर उधर घिसकाओगे तो ये रबड़ बॉल घूमता था, और इसी घूमने के कारण इसका कर्सर इधर उधर जाता था। ठीक है, अब इसी माउस को उल्टा कर दो, इस माउस को उल्टा कर दो और यहां एक बॉल रख दो। अब इस बॉल को आप हाथ से घुमाओ, इस बॉल को आप हाथ से घुमाओ तो भी प्रिंट जो कर्सर है इधर उधर जाएगा। तो यही क्या हो गया? ट्रैक बॉल हो गया। ये क्या हो गया? ट्रैक बॉल। इस ट्रैक बॉल पर एक लकड़ी लगा दो और इसको हिलाने से बॉल घूमेगा और क्या? कर्सर इधर उधर जाएगा। तो ये लकड़ी लगाने के बाद क्या बन जाएगा? जॉयस्टिक बन जाएगा। तो कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? ट्रैक बॉल। मैंने देखा है बॉल वाला माउस, पहले चलता था, अब लेजर वाला माउस चलता है, पहले बॉल वाला माउस चलता था। ठीक है, तो यहां हो गया, इसी ट्रैक बॉल पे अगर आप बॉल में क्या लगा दोगे? लकड़ी, तो वो जॉयस्टिक जैसा काम करेगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख निम्नलिखित में से कहां किया गया है ना। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A में, किसमें? संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है। हमारे संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य नहीं था।
हमारे संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य नहीं था, है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। किसने जोड़ने बोला? सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर यह पूछा जाता है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10। ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या जोड़ा गया? अनिवार्य शिक्षा का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? शिक्षा का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो अब टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ठीक है। देखिए, और मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिया गया है? देश किससे लिया गया है? सोवियत संघ। किससे? सोवियत संघ, जिसको रूस बोलते हैं। सोवियत संघ, जिसको रूस बोलते हैं, वहां के संविधान से लिया गया है। इसकी कहानी क्या है? हमको मौलिक अधिकार तो मिल गया था, ठीक है। अब मौलिक अधिकार मिल गया, लेकिन हमारा कोई कर्तव्य नहीं था। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी इंसान को केवल अधिकार दो, उसको कोई कर्तव्य मत दो, तो वो तानाशाह बन जाएगा। आपको देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मौलिक अधिकार सरकार के खिलाफ है ना, इसीलिए उसको ऋणात्मक बोलते हैं। आपको सरकार से बचने के लिए मौलिक अधिकार तो मिला, लेकिन क्या आपका कोई दायित्व नहीं है? तो वो दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए क्या बोले? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो आपका दायित्व है। 42वां संविधान संशोधन 76 में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बोले जोड़ो, है ना। पहले 10 थे, अभी है 11। 11वां मौलिक कर्तव्य, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना माता पिता का कर्तव्य होगा, प्राथमिक शिक्षा का कर्तव्य, जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो अब टोटल कितने? 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कौन सी देश से लिया गया? सोवियत रूस से लिया गया। याद रखना, ये जो शिक्षा का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है। ठीक है। चलिए, ऑप्शन ए पूरा डिस्कशन हो गया। ठीक है। छत्तीसगढ़ी हाना, निम्न हाना का अर्थ बताइए। दिखे में करिया, जरे में लाल, फेंके में सादा, बताए कर हाल। कौन दिखता है काला, जलता है लाल, और फेंकने के समय सफेद हो जाता है? टंगिया, कंडा, लोहा या कोयला? तो कंडा होगा, है ना। आंसर क्या होगा? कंडा। बिल्कुल गलत, कंडा नहीं होगा, कोयला होगा। अब जो आदमी छत्तीसगढ़िया जानता है, पहला ऑप्शन पढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन पढ़ेगा, सट से मार देगा। भैया अपने को चारों ऑप्शन तक जाना है, चाहे क्वेश्चन आए या ना आए। कोयला होता है काला, और जब जलता है तो एकदम लाल, और उसका जो राख निकलेगा वो सफेद सफेद। तो दिखे में करिया, जले में लाल, फेंके में सादा, बताए कर हाल। कंडा, कंडा काला नहीं होता, गोबर काला नहीं होता। जलता ये भी लाल है, राख इसका भी सफेद होगा, पर ये काला नहीं होता, कोयला होगा। अगला क्वेश्चन, आंखें बंद करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधा हो जाना, जानबूझकर अनदेखा करना, आंख खराब कर लेना, आंख से कुछ दिखाई ना देना। तो आंखें बंद करने का है जानबूझकर अनदेखा करना। और इस मुहावरे का मैं अभी प्रयोग करके दिखाता हूं। पीएससी और व्यापम ने किसके खिलाफ? स्टूडेंट के खिलाफ अपनी आंखें बंद कर ली है। इसीलिए आए बाय मॉडल आंसर निकाल रहे हैं, वैकेंसी ला नहीं रहे हैं, एक से एक नियम कानून बना रहे हैं। तो उन्होंने क्या कर लिया है? आंख मूंद लिया है। हमारे दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा कुछ नहीं दिखा रहे हैं, जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं, है ना। चलिए भैया, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान खरीदी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान खरीदी किस जिले में की गई? बताइए। धान खरीदी अपन 2024-25 में कुल 149.25 लाख मैट्रिक टन, है ना, 149.25 लाख मैट्रिक टन धान खरीदे हैं। सर्वाधिक धान 11.04 लाख मैट्रिक टन कहां खरीदे? महासमुंद में। सर्वाधिक धान खरीदी कहां की गई है? महासमुंद में की गई है। और सबसे कम धान खरीदी, सबसे कम
कम कहां? दंतेवाड़ा में। ठीक है, याद रखिएगा, हमने इस साल रिकॉर्ड तोड़ 149.25 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा है। महासमुंद में सबसे ज्यादा धान खरीदा गया, कहां? 11.04 लाख मैट्रिक टन, सबसे कम दंतेवाड़ा में। ठीक है, चलिए, धान का समर्थन मूल्य क्या था? धान का समर्थन मूल्य था 2300 और 2320 रुपए। कब? 2024-25 के लिए। ठीक है, 2025-26 के लिए धान का समर्थन मूल्य क्या है? इसमें 69 रुपए जोड़ दो, इसमें 69 रुपए जोड़ दो, तो 2369 और 2389, ये इस साल का खरीदी मूल्य है। इस मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। ठीक है, चलो, नर बलि प्रथा समाप्त करने के उद्देश्य से जनजातियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह किया गया? आपको पता है नर बलि प्रथा, तो नर बलि प्रथा मेरिया विद्रोह। मेरिया किसको कहते थे? जिसकी बलि दी जाती थी उसको मेरिया कहते थे। तो नर बलि प्रथा के लिए मेरिया विद्रोह। क्या हुआ? दंतेश्वरी मंदिर में, दंतेवाड़ा में नर बलि प्रथा चलता था, आदमियों की बलि दी जाती थी। अंग्रेजों ने बोला बलि नहीं दोगे, तो वहां की जनजाति क्या बोली? ये तो हमारा क्या है? आराधना पूजा पाठ का काम है, ये कैसे हम नहीं करेंगे? तो अंग्रेज बोले नर बलि प्रथा बंद करो, इन लोग बोले हम तो करेंगे। तो नर बलि प्रथा के विरोध में क्या हुआ? मेरिया विद्रोह हुआ। कब? 1842 में। ठीक है, इसके प्रमुख कौन थे? हिड़मा माझी। हिड़मा माझी किस लिए? नर बलि प्रथा के विरोध में। हिड़ से हेड, जिसका बलि देते उसका गला काटे, तो हिड़ से हेड, हेड मतलब मेरिया, तो मेरिया विद्रोह 1842, हिड़मा माझी, है ना। भूमकाल विद्रोह 1910। ठीक है, कौन थे नेता? गुंडाधुर। कौन? गुंडाधुर। ठीक है, किस लिए? जब वनों पर प्रतिबंध, शराब बनाने पर प्रतिबंध और शोषण करने लगे अंग्रेज, वनों पर प्रतिबंध लगा दिया, शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया और शोषण करने लगे, तब भूमकाल विद्रोह हुआ 1910। नेता कौन थे? गुंडाधुर थे इसके नेता। ठीक है, भूमकाल विद्रोह के नेता गुंडाधुर। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहा जाते हैं। तारापुर विद्रोह 1842, है ना, 1842, इसके नेता कौन थे? दलगंज सिंह। दलगंज सिंह। किस लिए किया गया था विद्रोह? कर बढ़ा दिए थे अंग्रेजी लोग, टैक्स बढ़ा दिए थे, तो कर के वृद्धि, कर वृद्धि के विरोध में, कर वृद्धि के विरोध में हुआ था यह विद्रोह, है ना। कौन सा? तारापुर विद्रोह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिंगागिरी विद्रोह 1856। कौन? धुरवा राव माड़िया। धुरवा राम माड़िया। ठीक है, धुरवा राम माड़िया, है ना। यह क्यों हुआ था? यह हुआ था बस्तर को, बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में, अंग्रेजी साम्राज्य में, अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में। नहीं शामिल करना है बोल रहे थे, शामिल करने के विरोध में। ठीक है, शामिल करने के विरोध में। ठीक, तो यहां तक समझ में आ गया। तो नर बलि प्रथा के लिए कौन सा? मेरिया विद्रोह या मेरिया विद्रोह, यह है 1842, हिड़मा माझी थे नेता, है ना। भूमकाल विद्रोह 1910, गुंडाधुर थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे कहा जाता है, शोषण और वनों के प्रतिबंध के खिलाफ। तारापुर विद्रोह 1842, दलगंज सिंह थे, है ना। कर में वृद्धि कर दिए थे अंग्रेज ने, इसीलिए इस विद्रोह को किए और कर वृद्धि वापस ले ली गई। लिंगागिरी विद्रोह 1856 में किए, कौन? धुरवाराम माड़िया ने। क्यों किए? बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में, और इसी को कहा जाता है बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। क्या? बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। किसको? लिंगागिरी विद्रोह को। ठीक है, जनजाति चाहती थी कि बस्तर अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल ना हो। धुरवाराम माड़िया को क्या हो गई? फांसी हो गई। ठीक है, धुरवाराम माड़िया क्या कहलाए? बस्तर के दूसरे शहीद। क्या? बस्तर के दूसरे शहीद। ठीक है, बस्तर के दूसरे शहीद कहलाए, है ना। और बस्तर के प्रथम शहीद, बस्तर की बात हो रही है, बस्तर के प्रथम शहीद कौन थे? 1825। ठीक है, 1825 के क्या?
गेंद सी, है ना। ठीक है, बस्तर का शहीद, प्रथम शहीद गेंद सिंह, कौन? गेंद सिंह। 1825 कौन सा? परलकोट विद्रोह। कौन सा विद्रोह? परलकोट विद्रोह 1825। 1825 के परलकोट विद्रोह में कौन शहीद हुए? गेंद सिंह। इनको बोलते हैं बस्तर का प्रथम शहीद। ये अबूझमाड़ियों को शोषण से मुक्त कराना चाहते थे, इसीलिए परलकोट विद्रोह किए। कौन? गेंद सिंह। और इनको फांसी हो गई कब? 20 जनवरी, 20 जनवरी 1825 को फांसी हो गई। तो इनको बस्तर का प्रथम शहीद कहते हैं। धुरवाराम माड़िया को बस्तर का दूसरा शहीद कहते हैं। शहीद वीर नारायण को 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहते हैं, है ना। सुरेंद्र साय को 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद कहा जाता है, अंतिम शहीद सुरेंद्र साय। तो ये सब आपको याद रखना है भैया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने नरेंद्र सेन को पराजित कर उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था? ठीक है, तो किसने? भवदत्त वर्मन ने। भवदत्त वर्मन कौन थे? भवदत्त वर्मन थे नलवंशी शासक। भवदत्त वर्मन थे नलवंशी शासक। ये लड़ने गए किससे? नरेंद्र सेन से। किससे? नरेंद्र सेन से। और नरेंद्र सेन कौन से थे? वाकाटक थे। कौन से शासक थे? वाकाटक। भवदत्त वर्मन नलवंशी शासक थे, ये हराने गए नरेंद्र सेन को। नरेंद्र सेन कौन से थे? वाकाटक शासक थे। नरेंद्र सेन को हराया और उसकी पूरी राजधानी को तहस नहस कर दिया। ये कहां लिखा गया है? ये लिखा गया है रिद्धिपुर, रिद्धिपुर ताम्रपत्र में, रिद्धिपुर ताम्रपत्र में। अब नरेंद्र सेन का बदला कौन लिए? नरेंद्र सेन का बदला लिए पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन ये किसको हराए? अर्थपति भट्टारक को हराए। तो अर्थपति भट्टारक कौन से वंश के थे? नल वंश के थे। इनको हराया कौन? इनको हराया पृथ्वी सेन। कौन? पृथ्वी सेन, है ना। और अर्थपति भट्टारक की राजधानी को तहस नहस कर दिए। और ये कौन से लेख में लिखा है? ये केसरी बेड़ा लेख में लिखा है। कौन सा? केसरी बेड़ा, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में लिखा है, ठीक है। कहानी समझिए कि भवदत्त वर्मन नलवंशी शासक थे। इनको लगा कि भैया जाके वाकताक नरेश नरेंद्र सेन को हरा दिए और उनकी पूरी राजधानी को तहस नहस कर दिए। और यह कहानी लिखी गई भवदत्त वर्मन के रिद्धिपुर अभिलेख में। यह पूछा जाता है भवदत्त का कौन सा अभिलेख है? रिद्धिपुर ताम्रपत्र। अब नरेंद्र सेन का बदला लेने गए पृथ्वी सेन और किसको हरा दिए? नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक को। और यह पूरी कहानी कौन लिखा? अर्थपति भट्टारक के केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में लिखा गया है, ठीक है। ऑप्शन डी ये सब पूछा जाएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? आपको पता है छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है उरांव जनजाति। उरांव जनजाति की बोली कुरुख, है ना, कुरुख और सदरी बोलते हैं इन लोग जसपुर क्षेत्र में। त्योहार क्या मनाते? उरांव सरहुल त्योहार मनाते। कब? साल वृक्ष के फूलने पर। कब? चैत माह में। कौन सा नृत्य करते हैं? सरहुल नृत्य और कर्मा नृत्य करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है ना। अब रायपुर संभाग बोला है तो रायपुर संभाग में जितने जिले हैं उसकी पिछड़ी जनजाति को बोलेगा, ठीक है। तो रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है कमार। कमार कहां रहता है? कमार रहते हैं गरियाबंद, गरियाबंद और धमतरी में। ये दो जगह कमार मिलेंगे, ठीक है। तो और ये दोनों जिले कहां पाए जाएंगे? रायपुर संभाग में। कहां? रायपुर संभाग में, ठीक है। ये पीएससी का क्वेश्चन है। रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति बोलेगा तो कमार है, गरियाबंद और धमतरी में। तो कौन कौन सी जनजाति? 5 केंद्र सरकार द्वारा। कौन सा? बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और
कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार और अबूझ माड़िया। ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीजीटी है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा घोषित कौन सी है? राज्य सरकार द्वारा दो है। कौन? भुजिया और पंडोप। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूछ रहे अभी। बिंझवार, बिंझवार किसकी उपजाति है जी? बिंझवार बैगा की उपजाति है। शहीद वीर नारायण सिंह, सोना खान, बड़ौदा बाजार बिंझवार जनजाति के थे। बिंझवार जनजाति में तीर विवाह प्रचलित है। इनमें से कौन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है भैया, बताइए। तो इनमें से कोई भी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। विशेष पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है? कमार है, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, ठीक है, उसके बाद बैगा और अबूझ माड़िया। ये केंद्र सरकार की पीवीजीटी विशेष पिछड़ी जनजाति है। राज्य की कौन है? राज्य की है भुजिया और पंडोप। भुजिया का रसोई घर क्या कहलाता है? लाल बंगला। रसोई घर और पूजा घर भी बोल देते हैं इसको। कोई दूसरा आदमी प्रवेश कर जाएगा तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा भैया, इसलिए बार बार बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है? नाट मतलब नाचा, है ना। तो भतरा जनजाति के नाम पर नाट प्रसिद्ध है, जिसको बोलते हैं भतरा नाट। भतरा नाट, है ना, या उड़िया नाट। उड़िया नाट, ठीक है। इस भतरा नाट में उड़ीसा का प्रभाव दिखता है। ठीक, क्या हुआ? 14वीं शताब्दी में जब काकती वंश के राजा अन्नमदेव छत्तीसगढ़ आए तो उनके साथ, अन्नमदेव के साथ ये जनजाति भी आ गई। अन्नमदेव के साथ ये जनजाति भी छत्तीसगढ़ आ गई। कौन सी? भतरा जनजाति। और इन्हीं का नाट है भतरा नाट, जिस पर उड़ीसा का प्रभाव दिखता है, इसीलिए इसको उड़िया नाट भी कहते हैं। ये नाट केवल पुरुष करते हैं, केवल पुरुष करते हैं। ठीक है, ये नाट कौन करता है? केवल पुरुष, और पुरुष प्रधान होता है, केवल पुरुष करते हैं। ठीक है, इस नाट की जो विषय है वो युद्ध प्रधान होती है। कैसे? युद्ध प्रधान विषय को चुनते हैं जो सामाजिक कुरीतियों पर आहत करे। ठीक है, कहां पर स्थित है भतरा नाट? बस्तर अंचल में, क्योंकि काकती वंश कहां आया था? बस्तर अंचल में। ठीक है, उसके बाद भतरा लोग किसकी पूजा करते हैं? भतरा जनजाति वाले लोग किसकी पूजा करते हैं? है ना, सीकर देवी की। सीकर देवी, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको माती देव भी कहा जाता है। क्या? माती देव। सीकर देवी की पूजा करते हैं, जिसको माती देव भी कहा जाता है। तो भैया ये सब चीजें हो गई, है ना। चलिए, किस जनजाति के नाम पर नाट प्रस्थित है? भतरा जनजाति के। भतरा जनजाति 14वीं शताब्दी में जब राजा अन्नमदेव आए काकती वंश के बस्तर, तो उनके साथ इन लोग भी आ गए। इन लोग का जो नाट है भतरा नाट है, भतरी बोली बोलते हैं। ये इस नाट पर उड़ीसा का प्रभाव दिखता है, उड़िया नाट भी कहा जाता है। युद्ध प्रधान इसका विषय होता है, केवल पुरुष लोग भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। पाइक किस जनजाति से संबंधित है? पाइक, है ना, तो पाइक है कंवर जनजाति से। कंवर का मेन काम क्या है? सैन्य कार्य करते। कौन? कंवर जनजाति। संत गहिरा गुरु थे। संत गहिरा गुरु कौन सी जनजाति के थे? कंवर जनजाति के, है ना। पाइक क्या है? पाइक कंवर जनजाति के अंतर्गत एक छोटी जाति है। पाइक कंवर जनजाति के अंतर्गत छोटी जाति है, जो सैनिकों की जाति है ना। जो किसकी जाति है? सैनिकों की जाति है। ठीक है, पाइक का अर्थ होता है पैर
सैनिक, पैदल सैनिक। क्या होता है? पैदल सैनिक। ये सैनिक क्या होते हैं? तलवार भाले वाले होते हैं, धनुष विद्या वाले होते हैं और युद्ध करने वाले सैनिक होते हैं। तो पाइक जो है वो छोटी जनजाति है, कंवर जनजाति के अंतर्गत, और सैनिक जनजाति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छंद प्रभाकर के रचयिता कौन है ना? तो छंद प्रभाकर के रचयिता है जगन्नाथ प्रसाद भानु। ठीक है। गोपाल मिश्र की क्या है? खूब तमाशा। ठीक। बाबू रेवाराम का रतनपुर महामात्य और रतनपुर का इतिहास। जगन्नाथ प्रसाद भानु का छंद प्रभाकर। ठीक है। मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवई किससे संबंधित था? सेवई कौन सा कर था? है ना? तो कई अस्थाई करों के समूह को क्या कहा जाता था? सेवई। कई अस्थाई करों के, मराठा काल की जो मुख्य आय का साधन कर थी, तो कई अस्थाई करों के समूह को कहा जाता था सेवई। आबकारी कर को कहा जाता था कलाली। कलाली मादक द्रव्य पर कर, आबकारी कर को कहा जाता था कलाली। टकोली, टकोली एक कर होता था। टकोली कौन देता था? जमींदारों से लिया जाने वाला कर। जमींदारों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? टकोली। उसके बाद आता था आपका सायर, है ना? सायर क्या होता था? आयात निर्यात कर होता था। आयात निर्यात कर, जिसको बोलते थे सायर। कुछ लाओगे बेचोगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा। पंडरी, पंडरी मतलब होता है बाजार, है ना? तो पंडरी क्या होता था? गैर कृषि मदों पर, खेती को छोड़कर दूसरे काम पर, गैर कृषि मदों पर कर, मदों पर लिया जाने वाला कर। और उसके बाद आता था एक जमींदारी कर। क्या? जमींदारी कर। जमींदारी कर किससे लेते थे? आयात किए हुए अनाज पर। किस पर? आयात किए हुए अनाज पर, आयात किए हुए अनाज पर लिया जाता था। ये पूरे कर बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठा कालीन कर है ये। जो आबकारी कर है मादक द्रव्य पर, उसको बोलते थे कलाली। अलग अलग अस्थायी करों के समूह को बोलते थे सेवई। टकोली, टोकन, टोकन किससे लिया जाता है? जिसको कुछ संपत्ति दी जाती है। तो टकोली जमींदारों से लिया जाने वाला कर, जमींदार को जो भूमि देते थे उसके बदले कर, टकोली। सायर क्या होता था? आयात निर्यात, इधर से सामान ले जाओगे उधर से लाओगे, आयात निर्यात कर सायर कहलाता था। पंडरी, पंडरी मतलब बाजार। गैर कृषि मदों पर, गैर कृषि, जो काम कृषि से संबंधित नहीं है उस पर टैक्स लगता था, पंडरी। जमींदारी क्या होता था? आयात किए हुए अनाज पर लगता था कर। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 38वां, काछिन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, काछिन गादी। तो काछिन गादी जो पर्व है वो दशहरा पर्व से संबंधित स्थान है, अनुष्ठान है। कौन सा दशहरा? बस्तर का दशहरा। कौन सा दशहरा? बस्तर का दशहरा। कितने दिन चलता है? 75 दिन चलता है। प्रारंभ कब होता है? प्रारंभ होता है श्रावण अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को। और अंत कब होता है? अंत होता है आपका त्रयोदशी। हाँ, त्रयोदशी, अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को। ठीक है, अश्विन शुक्ल त्रयोदशी को अंत होता है, जिसमें 12वें दिन क्या होता है? मुरिया दरबार लगता है। 10वें दिन क्या होता है? भीतर रैनी दशहरे के दिन। तो काछिन गादी जो पर्व है वो किससे संबंधित है? बस्तर दशहरा से। काछिन गादी का अर्थ क्या होता है? ठीक है, काछिन गादी का अर्थ होता है गद्दी प्रदान करना। क्या? गद्दी प्रदान करना। किसको गद्दी प्रदान करना? देवी को गद्दी प्रदान करना। देवी को गद्दी प्रदान करना। गद्दी कैसे रहती है? कांटों की गद्दी रहती है, कांटों की गद्दी में, है ना, देवी बैठती है। देवी किस पर आती है? मरहान कन्या पर। 9 साल से छोटी मरहान कन्या पर देवी का वास होता है ना? तो इसी को बोलते हैं काछिन गादी। देखिए, बस्तर के दशहरा को संपन्न करने के लिए देवी को गद्दी प्रदान की जाती है, तो वही गद्दी प्रदान करने की रस्म को कहते हैं काछिन गादी। और वो गद्दी किससे बनी रहती है? बेल बूटों के कांटों से बनी रहती है। देवी किस पर आती है? 9 साल से छोटी मरहान कन्या पर आती है। और यही कन्या कहां जाके बैठेगी? कांटों की गद्दी पर जाके बैठेगी। ठीक है,
कांटों की गद्दी पर जाके बैठेगी। ठीक है, बस्तर दशहरा की प्रथम रस्म है ये, क्या है, प्रथम प्रमुख रस्म क्या है, काछीन गादी। प्रथम प्रमुख रस्म काछीन गादी, ये होता है अमावस्या के दिन। किसमें होगा, अमावस्या के दिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फागुन मड़ई मेले का आयोजन कहां होता है, आपको पता है फागुन मड़ई मेले का आयोजन होता है कोंडागांव में। कहां होता है, कोंडागांव में। ठीक है, प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य चक्रधर सांस्कृतिक पर्व का आयोजन प्रतिवर्ष कहां होता है, आपको पता है रामलीला मैदान रायगढ़ में होता है क्या, चक्रधर महोत्सव। अलग अलग जगह भी होता होगा लेकिन रायगढ़ में होता है चक्रधर महोत्सव। ठीक है, अभी 2025 में कौन से नंबर का चक्रधर महोत्सव होगा, 40वां नंबर का। ठीक है, जो रायगढ़ के राजा थे चक्रधर, उनका जन्म गणेश पूजा के दिन हुआ था, इसलिए चक्रधर महोत्सव कब होता है, गणेश चतुर्थी को। कब, गणेश चतुर्थी को। जिस दिन गणेश बैठता है उसी दिन चक्रधर महोत्सव चालू होता है और कितने दिन तक चलता है, 11 दिन तक चलता है, जब तक गणेश बैठे रहता है तब तक। ठीक है, तो राजा चक्रधर के नाम से चक्रधर महोत्सव कहां, रायगढ़ में। 2025 में कौन सा चक्रधर महोत्सव होगा, 40वें नंबर का होगा। ठीक है, किस दिन प्रारंभ होता है, गणेश चतुर्थी के दिन प्रारंभ होता है। कितने दिन चलेगा, 11 दिन चलेगा। अब राजा चक्रधर है ना, तबला वादक थे, क्या थे, तबला वादक, बहुत फेमस तबला वादक, और कथक नृत्य करते थे, कथक नृत्य करते थे। ठीक है, कथक नृत्य करते थे। राजा चक्रधर ने कथक को ऊंचाइयों पर पहुंचाया और कौन सा घराना बनाया, रायगढ़ घराना। यह पूछा जाता है, कथक का एक शैली है रायगढ़ घराना, है ना, बहुत फेमस है। हमारे यहां कथक का रायगढ़ घराना है, कथक नृत्य करते थे राजा चक्रधर और तबला बजाते थे। ठीक है, इन्हीं के नाम से चक्रधर महोत्सव प्रतिवर्ष रायगढ़ में गणेश पूजा के दिन से चालू होता है, 11 दिन चलता है। राजा चक्रधर ने संगीत में ग्रंथ भी लिखे हैं, जिसमें कौन सा है, ताल तोय निधि। ताल तोय निधि ये तबला से संबंधित, और राग रत्न मंजूषा, है ना, दो और भी ग्रंथ लिखे लेकिन ये प्रमुख है, ताल तोय निधि और राग रत्न मंजूषा। कौन लिखे, राजा चक्रधर। तबला वादक, कथक नृत्य थे, इन्हीं के नाम से चक्रधर महोत्सव होता है। और राजा चक्रधर सम्मान भी दिया जाता है। गंधेश्वर मंदिर कहां स्थित है, आपको पता है गंधेश्वर मंदिर, शिव मंदिर रतनपुर नहीं भैया, सिरपुर में स्थित है। कहां है, सिरपुर में। और यहां शिवलिंग से, ठीक है, शिवलिंग से तुलसी की गंध आती है, तुलसी पत्ता की गंध आती है ना, तुलसी पत्ता की गंध आती है, इसीलिए इसको कहा जाता है गंधेश्वर मंदिर, गंधेश्वर महादेव, सिरपुर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, आपके कितना इफेक्टिव है, आपके कितना काम आ रही है, जरूर इस बारे में बताइएगा और इसमें हम क्या और नया अच्छा सुधार कर सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा पुष्प की अभिलाषा की रचना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान की गई, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा की रचना कब किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 1932, है ना, असहयोग आंदोलन 1920, है ना, और इसके बाद क्या किए, ये किए आपका 1922 में पुष्प की अभिलाषा रचना किए। तो 1922 में कौन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। कई जगह आपको 1921 भी मिल जाएगा। कहां से किए हैं, बिलासपुर जेल से। कहां, बिलासपुर जेल, बिलासपुर जेल से। ठीक है, और यहीं से एक पत्रिका का संपादन किया, कौन सी पत्रिका का, कर्मवीर पत्रिका। कौन सा, कर्मवीर पत्रिका का।
पुष्प की अभिलाषा आप बचपन में हिंदी के पुस्तक में पढ़े हो। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं बिन प्यारी क्या माला में गुथा जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। मेरे को पूरा याद नहीं है लेकिन इतना याद है, बहुत फेमस कविता है ना। माली से कहता है पुष्प, पुष्प की अभिलाषा। असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ? असहयोग आंदोलन के दौरान माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बिलासपुर में गांधी चौक में ओजस्वी भाषण दिया, तो इनको मई जून में गिरफ्तार करके, कहां से गिरफ्तार किए? जबलपुर से। अंग्रेजों के खिलाफ ओजस्वी भाषण दिए, भाषण देने के कारण जबलपुर से गिरफ्तार करके कहां लेके आए? बिलासपुर जेल में। और बिलासपुर जेल में रहे और 1921-22 में इन्होंने पुष्प की अभिलाषा फेमस कविता की क्या की? रचना की। किसने? माखनलाल चतुर्वेदी ने। और कर्मवीर पत्रिका का भी संपादन किया। बहुत बढ़िया कविता है। चंदा अमृत बरसईस उपन्यास के लेखक कौन है ना? तो चंदा अमृत बरसईस उपन्यास के लेखक है लखनलाल गुप्त। बहुत पूछता है चंदा अमृत बरसईस कौन है? लखनलाल गुप्त। ठीक है। उसके बाद कपिलनाथ मिश्र की फेमस कविता है, रचना है क्या? खुसरा चिरई के बिहाव। खुसरा चिरई के बिहाव कौन लिखा है? ये कपिलनाथ मिश्र। सीताराम मिश्र की एक फेमस रचना है क्या? सुरही गैया। ये सब पूछा जाता है। सुरही गैया, सुरही गैया सीताराम मिश्र, कपिलनाथ मिश्र, खुसरा चिरई के बिहाव, लखनलाल गुप्त, चंदा अमृत बरसईस। पुस्तक का भी नाम पूछेगा जी। मनेन्द्रगढ़ में मिलने वाला सबसे पुराना जीवाश्म किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? तो मनेन्द्रगढ़ है ना, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। ठीक है। जो आपको फासिल पार्क मिला है ना, सबसे पुराना जीवाश्म मिला है फासिल पार्क, वहां मैरीन फासिल पार्क बन रहा है। कौन सी नदी के किनारे है? हसदेव नदी के किनारे है। खूब क्वेश्चन आता है ना। मैरीन फासिल पार्क कहां है? मनेन्द्रगढ़। लाख कीट निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पाला जाता है? तो भैया लाख का कीट पलाश, बेर और कुसुम के वृक्ष में पाला जाता है। कई बार पढ़ाया हूं, पूछा भी गया है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पलाश, बेर और कुसुम के वृक्ष में लाख का कीट। और रेशम कीट, रेशम कीट सहतूत अर्जुनी के पौधे पर, सहतूत अर्जुनी के पौधे पर क्या पाला जाता है? रेशम कीट, है ना। हमारे यहां चलिए रेशम कीट हमारे यहां पालते हैं। स्वाइल टू सील का आयोजन चल रहा है। रेशम कीट सहतूत और अर्जुनी के पेड़ों पर पाले जाते हैं। सहतूत और अर्जुनी के पत्तों को इन लोग खाते हैं। और लाख कीट, लाख क्या है? वो कीड़े के शरीर से निकला हुआ स्राव है। लाख कहां पाला जाता है? पलाश, बेर और कुसुम के पौधे पर पाला जाता है। ठीक। भोपालपट्टनम के अंतर्गत लिंगागिरी का विद्रोह कब हुआ? आपको पता है लिंगागिरी विद्रोह 1856-57। कौन? धुर्वाराम माड़िया, धुर्वाराम माड़िया, है ना। इनको कहा जाता है बस्तर का दूसरा शहीद। क्या? बस्तर का दूसरा शहीद। सर बस्तर का प्रथम शहीद कौन है? बस्तर का प्रथम शहीद है ना, गेंद सिंह। कौन? गेंद सिंह। कौन सा विद्रोह? परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह 1825। ठीक है। गेंद सिंह को फांसी 20 जनवरी 1825 को हुई। इनको कहा जाता है बस्तर का प्रथम शहीद, बस्तर का प्रथम, बस्तर का प्रथम शहीद। छत्तीसगढ़ 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद सुरेंद्र साय। और लिंगागिरी विद्रोह को क्या कहा जाता है? बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। क्या? बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। ठीक है। अंग्रेज बस्तर को अंग्रेजी राज्य में शामिल करना चाहते थे, जिसका विरोध हुआ। कौन से विद्रोह में? लिंगागिरी विद्रोह में। ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना किस विशिष्ट उद्देश्य से की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा ये वन से जुड़ी संस्था है, वन और पेड़ पौधे से जुड़ी संस्था है। एक बार पीएससी में पूछा है। कैंपा का काम है बिगड़े हुए वनों का सुधार करना
और वनों का संवर्धन करना, बिगड़े हुए वनों का सुधार करना और वनों का संवर्धन करना। क्षतिपूर्ति वनीकरण, जो बिगड़े वनीकरण है, क्षतिपूर्ति वाले वनीकरण है, उनका सुधार करके उनको वन को डेवलप करना। तो कैंपा का काम है क्षतिपूर्ति वनीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुए है ना? तो शैल चित्र का गढ़ बोलते हैं रायगढ़ को, शैल चित्र का गढ़ बोलते हैं रायगढ़ को, है ना? शैलाश्रय रायगढ़, शैल चित्र का गढ़ रायगढ़। सबसे ज्यादा चित्र शैल चित्र प्राप्त हुए हैं रायगढ़ से। और प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र वाली गुफा कौन सी है? प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र वाली गुफा है काबरा गुफा। काबरा गुफा जो कहां है? काबरा पहाड़ रायगढ़ में। कहां? काबरा पहाड़ रायगढ़ में। सर्वाधिक शैल चित्र यहीं से प्राप्त हुए हैं। कहां? काबरा पहाड़ रायगढ़ से ही सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जो प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र हैं। ठीक है, चलिए शैलाश्रय, शैलों का गढ़ रायगढ़। स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए थे? है ना? तो शिवरी नारायण। शिवरी नारायण को क्या बोलते हैं? गुप्त प्रयाग। क्या? गुप्त प्रयाग। कौन सा जिला? जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा जिला। कौन सी नदी? महानदी। महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी। महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी के संगम पर कौन सा? आपका शिवरी नारायण। ठीक है, गुप्त प्रयाग। ऐसा माना जाता है यहीं पे राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। जब आप शिवरी नारायण में नर नारायण मंदिर में जाएंगे, मेन मंदिर में, तो वहां एक बर का वट वृक्ष है, उसका जो पत्ता है वो दोने के आकार का पत्ता है। जैसा दोना रहता है वैसी उस पत्ते का आकार है। ऐसा माना जाता है उसी पत्ते में सबरी माता ने राम को जूठे भेड़ दिए थे, जिसके कारण उस पत्तों का आकार वैसा हो गया। ठीक है, राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, इसीलिए राम को शक्ति बाण नहीं लगा। और जब वो बेर लक्ष्मण को दिए तो लक्ष्मण जूठा है करके पीछे फेंकते गए, इसीलिए शक्ति बाण लग गया। तो सबरी के जूठे बेर खा के राम जी बचे भैया। देखिए, महानदी, शिवनाथ नदी, जोक नदी के संगम पर, गुप्त प्रयाग, जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण। जिला पंचायत, पंचायती राज से भी क्वेश्चन आएगा। जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? आपको पता है जिला पंचायत, है ना? इसको बोलते हैं डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। यहां पे प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? सदस्यों का, है ना? और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष। कैसा? अप्रत्यक्ष। मतलब इसमें जनता वोट नहीं डालती। ठीक है, तो जनता क्या करेगी? जिला पंचायत के सदस्यों को चुनेगी, और ये जिला पंचायत सदस्य अपने में से एक को क्या चुनेंगे? अध्यक्ष। और अपने में से एक को क्या चुनेंगे? उपाध्यक्ष। तो जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन कौन करता है? जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, जिसको जनता चुनती है। जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य करेगा, मनोनीत सदस्य नहीं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य लोग करते हैं, है ना? और जिला पंचायत के सदस्यों को निर्वाचित कौन करता है? जनता करती है। और इन्हीं निर्वाचित सदस्य में से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिकारिता कौन जारी करता है? याद रखना, पंचायती राज। पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। कौन सी सूची का? राज्य सूची का। इस पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार। और राज्य सरकार का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च आदमी होता है राज्यपाल। तो किसी भी ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत डिसाइड करना हो, गांव डिसाइड करना हो, जनपद डिसाइड करना हो, जिला डिसाइड करना हो, पंचायती राज में कुछ भी परिवर्तन करना हो तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। क्यों? क्योंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है और इस पर कानून बनाने की अधिकारिता राज्य सरकार के पास है। और राज्य सरकार का पूरा काम किसके नाम से होगा? राज्यपाल के नाम से होगा। ठीक है, चलिए चलो दोस्तों, आप लोग कथन और कारण वाला क्वेश्चन बोलते थे, तो एक कोशिश की गई है कथन और कारण वाला क्वेश्चन लाने की। कैसा लगा जरूर बताना। हालांकि मैं अभी भी यही बोलूंगा, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक का करण और कारण बन सकता है। करण और कारण, कथन और कारण के लिए कोई भी स्पेसिफाई
फॉर्मेट नहीं है, किसी भी चीज को कथन और कारण में पूछ सकता है। मैंने भी कोशिश की है, 4 क्वेश्चन है कथन और कारण का, एक डेमो की तरह देख लेते हैं। कथन है, छत्तीसगढ़ में 1925 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अछूत उद्धार कार्यक्रम चलाया। हां भाई, नवंबर 1925 को सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ में अछूत उद्धार कार्यक्रम चलाया था। सुंदरलाल शर्मा ने हरिजन लोगों को राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराया था। तो राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराया था? नहीं, गलत। कहां कराया था? राम मंदिर में। कहां? राम मंदिर में। देखो, योजना थी उस समय जो नीचे लोगों के तबके के लोग हैं उनको मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती थी, छुआछूत की भावना मानते थे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिनको छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है, उन्होंने 1925 में अछूत उद्धार कार्यक्रम चलाया और बोला हम अछूतों को कहां प्रवेश कराएंगे? मंदिरों में प्रवेश कराएंगे। और कौन से मंदिर में कराएंगे? राजीव लोचन मंदिर में कराएंगे। बोले ठीक है, राजीव लोचन मंदिर में कराएंगे, पर वहां पे बंदूकधारी पुलिस खड़े हो गई। तो राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश ना करा के कौन से मंदिर में प्रवेश कराया गया? राम मंदिर में प्रवेश कराया गया। तो कारण गलत हो गया, कथन सही है और कारण गलत है, ऑप्शन ए। अब देखो, ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पूरा रिवाइज होना चाहिए चैप्टर, तभी बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड हैंग हो गया, चलो जब तक मैं भी पानी पी लेता हूं। दोस्तों, एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो अभी एडीओ का मॉडल आंसर आया है, एडीओ का रिजल्ट है, सॉरी, एडीओ का जो रिजल्ट है उस पर जो बवाल छिड़ा हुआ है, तो आप व्यापम में जरूर मेल करिए, अधिक से अधिक लोग मेल करिए और इसके खिलाफ कंप्लेन करिए। ठीक है, और पीजीडीआरडी कितने लोगों के पास है, पीजीडीआरडी के अनुसार रिजल्ट क्या होगा, इसकी भी मांग करिए। ठीक है, और एक मांग करिए कि फीस वापसी की, जो फीस इन्होंने वापस करने की बात कही है, अधिक से अधिक लोग मेल करिए, तभी कुछ होगा। चलिए, बोर्ड भी थक गया लगता है हमारे गर्दा उड़ाने वाली पढ़ाई को देखकर। कथन और कारण में थे। हाँ भाई, कथन और कारण, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही है, कारण गलत है। क्यों? राजीव लोचन मंदिर में नहीं, राम मंदिर में प्रवेश कराए थे। यहां तक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया। ठीक है, बिल्कुल बात है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने क्या किया था? 1916 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल चलाया। किसके लिए? स्वशासन की स्थापना के लिए। चूंकि आपकी एनी बेसेंट क्या थी? आयरलैंड से थी, वहीं से होम रूल सीख के आई और उस होम रूल का यहां पे प्रयोग किया। सीख के आई नहीं मतलब वहां देखी हुई थी होम रूल और उसका यहां पे प्रयोग किया। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने पुणे से होम रूल चलाया था और एनी बेसेंट ने भी चलाया था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन की तिलकवादी शाखा स्थापित हुई। कथन बोल रहा है बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया। बिल्कुल सही, 1916 में होम रूल लीग चली। ठीक है, कौन से देश के से प्रभावित थी? आयरलैंड से प्रभावित थी। छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन की तिलकवादी शाखा स्थापित हुई, यह भी सही है। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन की तिलकवादी शाखा स्थापित हुई थी, एनी बेसेंटवादी नहीं हुई थी। हमारा जो होम रूल था वो तिलक के फॉर्मेट पर था, छत्तीसगढ़ का होम रूल, है ना। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया, हां, और उसी होम रूल आंदोलन का तिलकवादी शाखा हमारे यहां सक्रिय था। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मेरिया विद्रोह 1842 में बस्तर में प्रारंभ हुआ। हाँ भाई, मेरिया विद्रोह 1842 में बस्तर में प्रारंभ हुआ। किस लिए? नरबली प्रथा के विरोध में। नेता थे हिड़मा माझी। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने का विरोध था। नहीं भैया, है ना, मेरिया विद्रोह किस लिए हुआ था? नरबली प्रथा के लिए। ठीक है, नरबली प्रथा के लिए था, है ना। तो ये तो सही हो गया, ये गलत है ना। कथन क्या है? कथन सही है और कारण गलत है। कथन सही है और कारण गलत है। विद्रोह का तत्कालीन कारण बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने का विद्रोह। बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने का विद्रोह किसमें हुआ था? लिंगागिरी विद्रोह में, है ना। लिंगागिरी विद्रोह में। कब? 1856। कौन थे? धुर्वाराम माड़िया। लिंगागिरी विद्रोह तो आज फुल रिवाइज हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन। चलो, भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ में 1745 में आक्रमण किया। हाँ भाई, बिल्कुल सही, 1745 में आक्रमण किया। सेनापति भास्कर पंत और रतनपुर के राजा रघुनाथ सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें रघुनाथ सिंह की पराजय हुई। यह भी सही है, दोनों गलत है। अभी कमेंट आ जाएगा, सर आप गलत पढ़ा रहे हो, आपको पढ़ाना नहीं आता। भैया मेरे को नहीं पढ़ाना आता तो बता दो, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। गलत इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका ध्यान जाए। हम लोग फ्लो में पढ़ते हैं और टिक मारते जाते हैं। भैया अपने को रुकना है, ज्यादा फ्लो में बहना नहीं है। ये बात सही है, भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति थे भास्कर पंत। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 1741 में आक्रमण किया, ना कि 45 में। अब आप एकदम सर पर जाओगे और लगा दोगे टिक। ठीक है, तो गलती करके भी दिखाना जरूरी है। सेनापति भास्कर पंत और रतनपुर के राजा रघुनाथ सिंह के मध्य युद्ध नहीं हुआ, यह भी गलत है। रघुनाथ सिंह पुत्र वियोग के मोह में आत्मसमर्पण कर दिए, कोई लड़ाई नहीं किए। बुजुर्ग थे, कोई लड़ाई नहीं किए। ठीक है, तो यह भी गलत है, यह भी गलत है। भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में कहा रतनपुर में आक्रमण किया और सेनापति भास्कर पंत और रतनपुर के राजा रघुनाथ सिंह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पराजय हुई। नहीं भैया, कोई युद्ध नहीं हुआ, आत्मसमर्पण कर दिया, है ना। तो इसमें क्या होगा? कथन और कारण दोनों गलत है। आराम से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन तो अगर बनता है तो बहुत तगड़ा बनता है, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन में गलत हो ही जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों कथन और कारण वाले क्वेश्चन भी लाने की कोशिश की गई आप लोगों की मांग के अनुसार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हमारे तर्कस में इतने ही तीर थे और पूरे तीर अपन दाग चुके हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि बढ़िया से पढ़ाई करो और अच्छे से रिवाइज करो। अभी जो माहौल चल रहा है, जो तानाशाही चल रही है, तो अपने को एग्जाम तो दिलाना ही है ना। विरोध करना है लेकिन एग्जाम तो नहीं छोड़ सकते। एग्जाम दिलाना है और आंसर ऐसे लगाना है कि आंसर चेंज बदलने ये सब का नुकसान हमको ना हो। ठीक है दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा हमारी संस्था के द्वारा जो पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम होने वाला है 14 तारीख को, उसकी क्लास आयोजित की जा रही है। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, क्लास के संबंध में जानकारी चाहते हैं, तो संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फुल कोर्स भी मिलेगा आपको आरक्षक का और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। दोस्तों हमारे संस्था के द्वारा, है ना, सीजी टेट वर्ग 1 फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, ठीक है, वर्ग 2 और 3 दोनों की तैयारी कराई जा रही है। मैं ही पढ़ाऊंगा। 999 में कोर्स है। आप संस्था के नंबर 8770123687 पे संपर्क कर सकते हैं। भर्ती, शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 की भी क्लासेस आयोजित की जा रही है, उसके संबंध में भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी जानकारी चाहिए तो संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करिए या फिर प्ले स्टोर से योगेश साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड करिए। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करिए दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सफल रहिए। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है आरक्षक के रिटर्न एग्जाम का, सबसे पहले फॉर्म भरिए, छूट ना जाए, बस ये ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्द ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।